हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर में सेना के वाहनों पर बड़ा आतंकी हमला, 4 जवान अपने शहीद, घात लगाकर बैठे थे आतंकवादी। जी हां, पुंछ में सैन्य वाहन पर घात लगाकर आतंकी हमला, 4 जवानों का बलिदान, दोनों ओर से गोलाबारी जारी। साथ ही साथ आपको बताएंगे मुंबई में हो सकता है आतंकी हमला, ड्रोन, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर पर लगी रोक, धारा 144 तत्काल लागू। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान के क्या होंगे 2 टुकड़े। जी हाँ दोस्तों, कौन पाकिस्तान में अलग मुल्क की बात कर रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां दाऊद इब्राहिम पर पहली बार पाकिस्तान ने दिया बयान, भारत के खिलाफ उगल दी जहर। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ फिर की है बयानबाजी, बताएंगे इस बार क्या कहा गया है। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, जहां चावल गेहूं के घटेंगे कीमतें। जी हाँ दोस्तों, हर लोगों के लिए लिया गया है ये बहुत बड़ा फैसला। तो दोस्तों सारी खबरें बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पुंछ में, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सैन्य वाहन पर घात लगाकर आतंकी हमला, 4 जवानों का बलिदान, दोनों ओर से गोलीबारी जारी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में सेना के वाहनों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ दोस्तों, 4 जवान जिसमें अपने शहीद हो गए हैं, घात लगाकर बैठे थे ये आतंकवादी। बताते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक बार फिर आतंकियों ने घात लगाकर सेना के वाहनों पर हमला किया है। राजौरी सेक्टर के थाना मंडी इलाके में 2 सैन्य वाहनों पर हुए आतंकवादी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। आतंकियों के हमले के बाद भारतीय सेना के जवानों ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। इस क्षेत्र में 1 महीने के भीतर सेना पर यह दूसरा आतंकी हमला है। आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि गुरुवार को पुंछ जिले के डेरा के गली इलाके में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच भीषण गोलाबारी हुई। एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा बलों ने बुधवार देर रात पुंछ जिले के डीकेजी के सामान्य क्षेत्र में ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर एक संयुक्त अभियान शुरू किया। जम्मू स्थित रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने कहा कि आज शाम संपर्क स्थापित हो गया और मुठभेड़ जारी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बुरी चीज तो यही रही कि हमारे अपने जवान शहीद हो गए। दोस्तों आप लोगों ने श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा और इनको करारा जवाब मिल रहा है आतंकवादियों को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां बहुत बड़ी खबर, मुंबई में कभी भी हो सकता है आतंकी हमला, ड्रोन, पैरा मोटर, हैंड ग्लाइडर पर लग गई है रोक, धारा 144 तत्काल हुआ लागू। बता दें महाराष्ट्र के मुंबई में आतंकी हमले की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये हमला ऐसे स्थानों पर होने की संभावना जताई जा रही है जहां काफी लोगों को एक साथ नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, या फिर वीवीआईपी लोगों पर भी हमला किया जा सकता है। इस कारण पुलिस ने धारा 144 लागू करने के साथ ही आसमान में उड़ने वाले ड्रोन आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि मुंबई में किसी भी प्रकार के हादसे से बचा जा सके। जी हां, महानगर मुंबई में ग्रेटर मुंबई पुलिस कमिश्नर द्वारा एक आदेश जारी कर धारा 144 लागू कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसमें 20 दिसंबर से 18 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इसी के साथ ड्रोन, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट विमान, पैरा ग्लाइडर आदि भी नहीं चलाए जा सकेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से हमला किया जा सकता है या फिर इन्हें हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कारण आसमान में ड्रोन आदि भी नहीं उड़ाए जा सकेंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर क्या है सिंधु देश, पाकिस्तान में अलग मुल्क कौन चाह रहा, अलगाव का कारण क्या है आखिर। इस्लामाबाद के रास्ते पर बलोचों के लॉन्ग मार्च में सबसे बड़ा प्रदर्शन, नेता ने कहा सरकार के विरुद्ध एकजुट। जी हाँ, पाकिस्तान में सिंधु देश की मांग फिर तेज होने लगी है। सिंधु सूबे के सिंधी पिछले 7 दशकों से अपने लिए अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बंदूक के दम पर उनकी आवाज को दबाए रखा है। ये एक आंदोलन फिर से जोर पकड़ रहा है। सिंधु देश की मांग करने वाले अधिकतर सिंधु उर्दू बोलते हैं। शुरुआत में सिंधु देश की मांग इन्हीं उर्दू भाषी मुजाहिरों ने उठाई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तानी पंजाबियों ने राजनीति से लेकर सेना तक सभी महत्वपूर्ण संस्थानों पर कब्जा कर लिया और इस मांग को कुचल डाला। पाकिस्तानी पंजाबियों ने सिंध, बलूचिस्तान और पश्तून आदिवासी क्षेत्रों में मूल निवासियों को पाकिस्तान के सामाजिक आर्थिक विकास के रास्ते में हाशिए पर धकेल दिया। इसका सटीक उदाहरण सिंधु खुद है। पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण सूबा होने के बावजूद सिंध को पंजाब की तुलना में केंद्र सरकार से कम पैसा, राष्ट्रीय वित्त आयोग में कम हिस्सेदारी, सरकारी नौकरियों में कम अवसर मिलते हैं। इसके ठीक उलट सिंध के लोगों पर सरकारी तंत्र ज्यादा दमनकारी कार्रवाई करता है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों ये आंदोलन वाकई में इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान को ये लोग झुका ही देंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ,
तरफ जहां भारत ने पापुआ न्यू गिनी को विशेष विमान से भेजी राहत की सामग्री, $10 लाख की मदद का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत ने गुरुवार को विशेष विमान से पापुआ न्यू गिनी के लिए राहत सामग्री भेजी। बता दें कि पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके चलते वहां हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गुरुवार को नई दिल्ली से एक विशेष विमान ने राहत सामग्री के साथ पापुआ न्यू गिनी के लिए उड़ान भरी। ये राहत सामग्री भारत के पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की मदद देने का ऐलान का हिस्सा है। राहत सामग्री में 11 टन आपदा से राहत के लिए सामग्री और 6 टन मेडिकल राहत सामग्री शामिल है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी दी। राहत सामग्री में टेंट्स, सोने के लिए चटाई, हाइजीन किट्स, खाने का सामान, पानी इकट्ठा करने का टैंक, मेडिकल राहत सामग्री में सर्जिकल आइटम, सैनिटरी पैड्स और अन्य चीजें शामिल है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां ताइवान को चीन में जोड़कर ही दम लेंगे, जोड़कर ही रहेंगे। जिनपिंग ने बाइडेन को दी थी बहुत बड़ी चेतावनी। खुलासे पर दुनिया में मच गया हाहाकार। जी हां, ताइवान को लेकर चीन अब और अधिक आक्रामक हो गया है। हाल ही में ही खुलासा हुआ है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सैन फ्रांसिस्को में हालिया शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को धमकी दी थी। जिनपिंग ने बाइडेन से चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि बीजिंग ताइवान को मुख्य भूमि चीन के साथ फिर से जोड़ेगा। जिनपिंग ने यहां तक कह दिया था कि ताइवान को मुख्य भूमि चीन में शामिल करने का समय अभी तय नहीं किया गया है। यह खुलासा 3 वर्तमान और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने किया है। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, हालांकि द्वीप पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वहीं ताइवान खुद को स्वतंत्र और संप्रभु देश बताता है। जी हां, अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग ने 1 दर्जन अमेरिकी और चीनी अधिकारियों की उपस्थिति वाली एक समूह बैठक में बाइडेन से कहा कि चीन की प्राथमिकता ताइवान को शांति से लेना है, बलपूर्वक नहीं। दोस्तों बाइडेन को शी जिनपिंग की चेतावनी के खुलासे पर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम RACC ने एक बयान जारी कर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से चीन को रोकने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ग्राहम ने कहा कि जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, ये कहानी घबराहट से परे है। मैं 2 काम शीघ्रता से करने के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ काम करूंगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां बैन आतंकवादी संगठन के नेता ने 70 समर्थकों के साथ किया सरेंडर, भारत पर लगाया उकसाने का आरोप। जी हां, दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में मुख्य उग्रवादी समूह के एक नेता ने बुधवार को कैमरे के सामने आकर कहा कि उन्होंने अपने करीब 70 समर्थकों के साथ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और वो आजादी के लिए अपनी वर्षों की लड़ाई छोड़ रहा है। विद्रोही समूह के नेता सरफराज बुंगुल जई को पहले उसके उपनाम मुरीद बलूच के नाम से जाना जाता था। उसने बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पत्रकारों से कहा कि उसे और उसकी बलूच नेशनल आर्मी को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किए गए घातक हमलों के लिए पश्चाताप महसूस होता है। सरकार ने BNA पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस घटनाक्रम को पाकिस्तान सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो देश भर में विभिन्न समूहों के आतंकवादियों और विद्रोहियों से निपटने का प्रयास कर रही हैं। दोस्तों बलूचिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री जान अच-ई-जई के साथ सरफराज बंगुल जई ने भारत पर प्रांत में हिंसा को वित्त पोषित करने और युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए नापाक उद्देश्यों के लिए महिलाओं का शोषण करने का आरोप लगाया। बंगुल जई ने कहा कि बलूच लोगों का खून बलूच के हाथों से बहाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इसने सरेंडर करने के साथ साथ भारत पर यह बड़ा ही गंभीर और जहरीला बयान दिया है। दोस्तों गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि भारत के खिलाफ फिर एक बार पाकिस्तान ने किया है बयानबाजी। दाऊद इब्राहिम को जहर देने पर क्या बोला पाकिस्तान, बता दे पाकिस्तान ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबरों पर पहली बार टिप्पणी की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक सवाल के जवाब में दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में मौजूद होने की ही खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। विदेश कार्यालय ने जहर उगलते हुए दावा किया है कि भारत उनके देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि 1993 मुंबई धमाके का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम अपने कई साथियों के साथ पाकिस्तान में आराम फरमा रहा है। उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने संरक्षण में रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है विदेश कार्यालय से, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाने की आज भी कोशिश कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही नहीं है। तुम लोग उसको अस्पताल या बीमारी की तो बात छोड़ो, दाऊद हमारे पाकिस्तान में ही नहीं है, ऐसा दोस्तों कहना है विदेश कार्यालय का, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय का। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। आखिर दाऊद को लेकर इतना डरता क्यों है पाकिस्तान और क्यों सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, क्या लगता है दोस्तों आपको। अगली खबर की बात करें, जहां फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर पर दावे को लेकर चीन को लगाई बड़ी फटकार। जी हां, फिलीपीन के रक्षा मंत्री ने अपने देश पर
दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ाने और परेशानी पैदा करने का आरोप लगाने के लिए बुधवार को चीन को फटकार लगाई। रक्षा सचिव गिलबर्टो ओ डोरो ने कहा कि सच्चाई और वास्तव में दुनिया का कोई भी देश पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपने दावे का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं करता है। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है, जो सालाना $3 ट्रिलियन से अधिक वाणिज्यिक शिपिंग के लिए एक रास्ता है, जिसमें फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई द्वारा दावा किए गए हिस्से भी शामिल है। 2016 में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने कहा कि चीन के दावों का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस फैसले का समर्थन करता है, लेकिन बीजिंग इसे खारिज करता है। मनीला में चीनी दूतावास की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। अगली खबर की बात करें, जहां भारत संग मिलकर कुनार नदी पर बांध बनाना चाहता है तालिबान, बौखलाया पाकिस्तान, दे डाली जंग की धमकी। बता दें, अफगानिस्तान के लाखों लोगों को देश से निकाल देने वाले पाकिस्तान को तालिबान ने करारा जवाब देने की तैयारी अब कर ली है। तालिबानी सरकार कुनार नदी पर विशाल बांध बनाने जा रही है। जैसा कि हमने आपको कल बताया जा रहा है कि तालिबानी सरकार भारत की मदद से इस बांध को बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। तालिबान के इस ऐलान के बाद पाकिस्तानी सरकार बौखला गई है, ये नई बात है, और धमकी दे डाली है। तालिबान और भारत के बीच इस प्रोजेक्ट पर कई वर्षों से बातचीत चल रही है, लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि इसे अंतिम मंजूरी दे दी गई है। इस बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के केयर टेकर सूचना मंत्री जान अचकजई ने जंग की धमकी तक दे डाली है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी नेता ने भारत को भी इस मसले से दूर रहने की नसीहत दी है। जान अचकजई ने कहा कि तालिबान अगर भारतीय कंपनी के साथ मिलकर कुनार बांध बनाता है तो इसे दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत का पहला कदम माना जाएगा। तालिबान ने पाकिस्तान की इस धमकी पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खम्मा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले पाकिस्तान के लाखों लोगों को निकालने के बाद अफगानिस्तान में कई लोगों ने तालिबानी प्रशासन से अनुरोध किया था कि वे कुनार नदी पर बांध बनाएं। कई अफगानों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वे तालिबान को वित्तीय मदद भी देंगे ताकि वे कुनार नदी पर बांध बना सके। ऐसे में दोस्तों, अगर यहाँ पर बांध बना दिया जाता है तो बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान। और जिस प्रकार से अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को लेकर इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि वहां की महिलाओं तक ने ये कह दिया है कि वे तालिबान को पैसे देने के लिए तैयार हैं ताकि बांध बने और बिजली पैदा हो। ऐसे में दोस्तों क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये लोग बांध बनाकर ही दम लेंगे, लेकिन बांध बन गया तो पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा, बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान। ऐसे में युद्ध होना तो तय ही होगा। चलते और खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका के लिए वियतनाम से भी बदतर साबित होगा यमन हुती विद्रोहियों की जो बाइडेन को बड़ी चेतावनी। जी हां, लाल सागर में आतंक मचा रहे हुती विद्रोहियों ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। विद्रोहियों ने कहा है कि अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो यमन उनके लिए वियतनाम से भी बदतर युद्ध क्षेत्र होगा। वियतनाम युद्ध शीत युद्ध के समय लड़ा गया था। इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि अमेरिका को अपने सैनिकों को और लोगों को एयरलिफ्ट कर बाहर निकालना पड़ा था। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं, इटली की पीएम को मिला इस पाकिस्तानी विशेषज्ञ का साथ। मेलोनी को बताया बिल्कुल सही। बता दें, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के यूरोप में इस्लाम के लिए जगह नहीं कहने पर दुनिया भर के लोग अलग अलग राय रखते हैं। जॉर्जिया का यह बयान हालांकि पुराना है, लेकिन एक बार फिर से ये चर्चा में आ गया है। पाकिस्तान में खास तौर से कई लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पाकिस्तान के एक सीनियर वकील और राजनीतिक विशेषज्ञ बैरिस्टर हामिद बशानी ने मेलोनी के बयान का न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि ये भी बताया है कि क्यों उनकी बात को खारिज नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर हामिद बशानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आते हैं, यानी पीओके से आते हैं, और फिर कनाडा में रहते हैं। पाकिस्तान के कमर चीमा से यूट्यूब पर बात करते हुए बेशानी ने कहा, जो इटली की पीएम ने कहा है वो पाकिस्तान में छोटे बड़े नेता लगातार कहते रहते हैं। पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी देशों में नेताओं की ओर से इस तरह के बयान आते रहते हैं कि दूसरे धर्मों या सेकुलर लोगों की यहाँ जगह नहीं है। पाकिस्तान में सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू कई तरह की परेशानी का सामना करते हैं। खुलकर उन्होंने कहा कि उनको कहा जाता रहा है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे, तो फिर इसी तरह की बात अगर किसी और मुल्क के नेता ने कह दी है तो इसमें हंगामा क्यों मचा है। वैसे तर्क की बात कही है दोस्तों इन्होंने। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने भारत के साथ गहरी की है साझेदारी, क्वाड के माध्यम से बढ़ाया है सहयोग। ब्लिंकन का बड़ा बयान। बताते हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका ने चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड के माध्यम से भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा किया है और सहयोग बढ़ाया है। बुधवार को वर्ष के अंत में प्रेस उपलब्धता पर बोलते हुए ब्लिंकन ने कहा कि आने वाले वर्ष में अमेरिका उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा जो स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और सुरक्षित दुनिया के लिए उसके दृष्टिकोण को साझा करते हैं। ब्लिंकन ने कहा कि इंडो पैसिफिक में हमारी साझेदारी कभी इतनी मजबूत
नहीं रही। हमने भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा किया है। हमने क्वाड के माध्यम से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाया है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच क्वाड के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है। अगली खबर बता दें, पीएम मोदी चंद्रयान, नवाज शरीफ बार बार क्यों कर रहे भारत की जमकर तारीफ, बातचीत शुरू करेगा क्या पाकिस्तान? बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN के सीनियर नेता नवाज शरीफ करीब 4 साल का निर्वासन खत्म करके अक्टूबर में पाकिस्तान लौटे हैं, जिसके बाद से वो देश में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। शरीफ लगातार अपनी रैलियों में लोगों को इस बात को याद दिला रहे हैं कि उनकी सरकार में ज्यादा विकास के काम हुए हैं और चीजें बेहतर थीं। इसके साथ ही उनकी एक और बात सबका ध्यान खींच रही है, वो है भारत की जमकर तारीफ। हाल ही में उन्होंने भारत के चंद्रयान मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि पड़ोसी चांद पर पहुंच गए और हम पिछड़े हैं। शरीफ अर्थव्यवस्था को लेकर भी भारत को सराह चुके हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश की दयनीय स्थिति के लिए भारत और अमेरिका दोषी नहीं है, बल्कि सेना के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। इससे पहले शरीफ ने कहा था कि वो भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटने के बाद पड़ोसियों से रिश्ते खराब होने के लिए पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान को कोस रहे हैं और दुनिया के सभी देशों से बेहतर संबंधों की बात कर रहे हैं। शरीफ जब भारत की तारीफ कर रहे हैं तो उन पर किसी दूसरे पाकिस्तानी नेता से ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। इसकी वजह उनका पुराना रिकॉर्ड है। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत के साथ बातचीत की कवायद में लगे हुए हैं, क्या भारत इतना सब कुछ हो जाने के बाद पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ सकता है? दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि भारत को जितने जख्म दिए हैं इन पाकिस्तान ने, क्या भारत कभी भुला पाएगा? अगर हम पुलवामा या अन्य तरह के आतंकी हमलों को याद करें दोस्तों, जिनमें हमारे निर्दोष बहादुर सैनिकों ने अपनी जानें गंवा दी थी, ऐसे में पाकिस्तान दुश्मन के अलावा शायद और कुछ नहीं है हमारा। चलता है अगली खबर की तरफ, जहां चेक रिपब्लिक की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में बड़ी फायरिंग, 10 लोगों की मौत, हमलावर भी हुआ ढेर। जी हां, चेक रिपब्लिक के शहर प्राग में गोलीबारी की घटना सामने आई है। यह गोलीबारी चार्ल्स यूनिवर्सिटी में हुई है। इस गोलीबारी में हमलावर समेत 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों के घायल होने की भी जानकारी मुहैया कराई गई है। अगली खबर की बात करें, जहां आर्मेनिया को और हथियार बेचेगा अपना भारत, अजरबैजान ने कहा था आग में घी डाल रहा है भारत। बता दें, अजरबैजान के विरोध के बावजूद भारत एक बार फिर आर्मेनिया को हथियार की एक बड़ी खेप निर्यात करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्वदेश में निर्मित आकाश एंटी एयर सिस्टम आर्मेनिया को निर्यात करेगा। इसमें रॉकेट लॉन्चर, तोप, गोला बारूद के साथ साथ ड्रोन भी शामिल हैं। आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत ये हथियार वियतनाम और फिलीपींस को भी निर्यात करने की तैयारी में। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस के घर आतंकी हमला, ग्रेनेड अटैक में 2 पुलिसकर्मी घायल। 2017 में शरीफ को ठहराया था इन्होंने अयोग्य। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार के लाहौर स्थित आवास पर आतंकी हमले की सूचना मिली है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पूर्व चीफ जस्टिस के घर पर गैराज में ग्रेनेड से हमला हुआ है। इस धमाके की चपेट में आने से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अगली खबर बता दें, नेपाल से लौटे शख्स को हुआ कोरोना, नोएडा में मच गया हड़कंप। सरकारी इलाज नहीं ले रहा क्या युवक? दरअसल नोएडा सेक्टर 36 में रहने वाले एक व्यक्ति जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव मिला है। नेपाल से लौटे युवक प्राइवेट ने लैब में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर जांच के नमूने दिए थे, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नोएडा स्वास्थ्य विभाग की ओर से युवक से संपर्क कर होम आइसोलेशन की गाइडलाइन के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। तो वहीं केरल समेत दक्षिण भारत में कोरोना के केस बढ़ने के बाद विभाग की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। अगली खबर बता दें, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं तो चढ़िए फांसी पर, संसद में बिना लाग लपेट के बोले अमित शाह जी। बता दें, देश में लागू आईपीसी और सीआरपीसी के स्थान पर केंद्र की ओर से लाए गए 3 विधेयकों को गुरुवार को राज्यसभा में पास हो गया। इससे एक दिन पहले बुधवार को उन्हें लोकसभा में पास किया गया था। राज्यसभा में बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने दया याचिका पर अहम बात कही। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रपति से सजा कम करवाने के लिए दोषियों को खुद अपील करनी होगी। उनकी जगह पर कोई एनजीओ या दूसरे व्यक्ति राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका दायर नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब गंभीर अपराधों में खुद दोषी को अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका दायर करनी होगी। उनके स्थान पर कोई एनजीओ या अन्य व्यक्ति इस तरह की अर्जी नहीं दे सकता। जो लोग भारत के संविधान को ही नहीं मानते उन पर तो दया याचिका वैसे ही लागू नहीं होती। जब आप संविधान ही नहीं मानते तो चढ़िए फांसी पर। साथ ही साथ अमित शाह जी ने संसद से पारित 3 नए आपराधिक बिलों की मंशा पर कहा कि तारीख पे तारीख युग का हुआ अब अंत। 3 साल में मिलेगा
न्याय। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस नए बिल पर आपकी क्या टेक होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां राम मंदिर उद्घाटन से पहले सबसे बड़ा फैसला, होटलों की प्री बुकिंग हो सकती है कैंसिल। 22 जनवरी को अयोध्या में कौन रुक पाएगा, बता दें। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब सिर्फ महीने भर का समय रह गया है। उद्घाटन को लेकर तैयारियां जारी हैं। इसी बीच गुरुवार को सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 22 जनवरी की तारीख में सभी होटलों, धर्मशालाओं की प्री बुकिंग को कैंसिल की जा सकती है। वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को पहले से होटल और धर्मशालाओं में हुई बुकिंग कैंसिल हो सकती है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को समीक्षा बैठक के बाद निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी को लोगों ने अयोध्या में पहले से बड़ी संख्या में होटल्स की बुकिंग करवाई है। अगली खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां अयोध्या में 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं ये निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक पीएम मोदी के अयोध्या के संभावित दौरे के दौरान अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप सजा दिया जाएगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की यात्रा के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की है और साधु संतों से विचार विमर्श किया है। अगली खबर बता दें, राहुल गांधी फिर निकाले भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेसी अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी में कही बड़ी बात। कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कार्य समिति की बैठक में बृहस्पतिवार को अगले लोकसभा चुनाव के लिए ठोस रणनीति बनाने पर जोर दिया और ये प्रस्ताव रखा कि राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम की ओर दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा निकालें, क्योंकि पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कार्य समिति के विभिन्न सदस्यों ने शिरकत की। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां अब सीआईएसएफ करेगी संसद की सुरक्षा। सिक्योरिटी ब्रीच के बाद केंद्र ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद केंद्र सरकार ने इसके सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ को सौंपने का फैसला किया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार संसद भवन परिसर की व्यापक सीआईएसएफ को सौंपी जाएगी। सीआईएसएफ एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो वर्तमान में परमाणु और एरोस्पेस डोमेन, नागरिक हवाई अड्डे और दिल्ली मेट्रो में प्रतिष्ठानों के अलावा दिल्ली में कई केंद्रीय सरकारी मंत्रालय भवनों को सुरक्षा प्रदान करती है। अगली खबर बता दें, गेहूं चावल की घटेगी कीमतें, सरकार ने उठाया जोरदार कदम, खुले बाजार में की इतनी बिक्री। जी हाँ, गेहूं और चावल की आसमान छूती कीमतों को कम करने या कंट्रोल में करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने दोनों अनाजों की कीमत में कमी लाने के प्रयास के तहत खुले बाजार में 3,46,000 टन गेहूं और 13,164 टन चावल बेचा है। भाषा की खबर के मुताबिक थोक उपभोक्ताओं को ई नीलामी के माध्यम से ये बिक्री की गई है। खबर के मुताबिक सरकार खुला बाजार बिक्री योजना यानी OMSS के तहत खुदरा कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए अपने बफर स्टॉक से गेहूं और चावल बेच रही है। खाद्यान्न खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी कर रही है। केंद्र ने मार्च 2024 तक OMSS के लिए 101.5 लाख टन गेहूं अलॉट किया है। बहरहाल दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत।